मिचियो नाम का एक लड़का था जो अपनी पुरानी दुनिया में बिल्कुल बेकार सी जिंदगी जी रहा था। उसकी लाइफ में कोई खास मकसद नहीं था। फिर एक दिन वो अचानक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। वहां उसने एडवेंचर बनने का फैसला किया ताकि खतरनाक लैबिरिथ को जीत सके। आगे चलकर उसने बहुत ताकतवर ग्रुप बनाया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मिचियो एक खलियान के अंदर जागा। उसे सामने गेम सिस्टम जैसा कुछ दिखा। उसे लगा कि बहुत ही असली जैसा वीआर गेम है। उसके कपड़े भी वैसे ही थे जैसे पहले थे। उसे पास में चप्पल दिखी। जैसे ही उसने पहना उसे लेवल 1 थीव का स्टेटस मिल गया। फिर उसे घास के ढेर में अपनी बोनस तलवार मिली। तलवार के स्टेटस काफी अच्छे थे। ये देखकर वो काफी खुश हो गया। अब तैयार होकर वो बाहर निकला कि देखिए इस गेम में आगे क्या है। बाहर उसे शोर सुनाई दिया। कुछ किसान इकट्ठा होकर आने वाले डाकू से बचाव की तैयारी कर रहे थे। मिचियो ने देखा कि डाकू का लीडर ज्यादा लेवल का था और उसके पास खास थीव बैंडाना था। लड़ाई शुरू हुई तो गांव वाले कमजोर पड़ने लगे। लीडर का ध्यान कहीं और था तो मिचियो ने मौका देखा और पीछे से हमला कर दिया। उसने लीडर को गिरा दिया और एक और डाकू उस पर झपटा, लेकिन मिचियो ने उसका हथियार छीन कर उसे भी हरा दिया। बाकी डाकू भागने लगे पर मिचियो उनके पीछे दौड़ा और सबको खत्म कर दिया। इसके बाद उसने अपना सिस्टम चेक किया। उसका लेवल 2 और हो गया था और उसे हीरो का नया स्टेटस मिल गया था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और खुद को गांव का मुखिया सुमारा बताया। उसने मिचियो को अपने घर चलने को कहा ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके। गांव में सुमारा ने उसे एक कमरा दिया जिसमें लड़ाई से मिला सामान रखा था। उसने कहा कि गांव अपना हिस्सा लेगा और बाकी सब मिचियो का होगा। मिचियो ने थी भंडारा देखा, लेकिन उसे लगा कि असली की जगह नकली रख दिया गया है। उसने सुमारा को बताया। सुमारा ने कहा कि वो इस बात की जांच करेगा और मिचियो के आराम के लिए कमरा तैयार करेगा। कमरे में अकेले बैठकर मिचियो सोचने लगा कि गेम से बाहर कैसे निकले। उसने कई कमांड शब्द बोलकर देखे, लेकिन सिस्टम ने बता दिया कि वो असली दुनिया में वापस नहीं जा सकता। तब उसे याद आया कि पहले चेतावनी दी गई थी कि वापसी नहीं होगी। उसे समझ में आया कि उसने खुद ये रास्ता चुना है। इसी बीच सुमारा पानी और नए कपड़े लेकर आया, लेकिन अब मिचियो को एहसास हुआ कि अगर ये दुनिया ही उसकी नई हकीकत है तो उसने अभी सच में लोगों को मार दिया है। सुमारो से कपड़े बदलने को कहकर चला गया। अकेला होने पर मिचियो घबरा गया। उसे लगा वो अब पहले जैसा नहीं रहा। फिर उसने सोचा कि इस दुनिया में डाकुओं का गांव पर हमला करना आम बात है। अगर वो डर गया तो खुद ही कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए उसने तय किया कि उसे मजबूत बनना होगा। शाम को सुमारा उस आदमी को लेकर आया जिसने भंडारा चुराया था। वो गांव का ही एक आदमी निकला। जब मिचियो ने असली भंडारा पहचान लिया तो सुमारा ने पूछा कि उसके साथ क्या किया जाए। मिचियो ने कहा कि गांव के नियम के हिसाब से फैसला हो। तब सुमारा ने एक जादू किया और उस आदमी का स्टेटस बदल दिया। मिचियो ने पूछा कि क्या हुआ। सुमारा ने बताया कि उसने उसे स्लेव का स्टेटस दे दिया है। इस गांव में जो चोरी करता है उसे बेच दिया जाता है। बिक्री का आधा पैसा उस आदमी को मिलता है जिसे नुकसान हुआ और आधा उसके परिवार को दिया जाता है क्योंकि उन्होंने एक काम करने वाले सदस्य को खो दिया। मिचियो को समझ में आया कि सुमारा चाहता था कि वो थोड़ा नरमी दिखाए ताकि उस आदमी को स्लेव ना बनना पड़े, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसके बाद सुमारा ने डाकू के इंटेलिजेंस कार्ड उसे दिए और बताया कि उनमें से कुछ इनाम रखा गया होगा। उसने उसे बाली नाम के शहर में नाइट स्टेशन जाने को कहा जहां वो इनाम ले सकता है। वहीं वो लड़ाई में मिला सामान भी बेच सकता है। सुमारा ने कहा कि अगले दिन उसके लिए गाड़ी तैयार कर दी जाएगी। अगली सुबह मिचियो बाली शहर पहुंचा। वहाँ मार्केट डे की वजह से काफी भीड़ थी। वो सीधा नाइट स्टेशन गया। वहाँ एक कड़वे स्वभाव वाली औरत ने उसे बताया कि 2 डाकुओं पर इनाम था, लेकिन पैसे देने से पहले उन्होंने उसका इंटेलिजेंस कार्ड देखने को कहा। मिचियो को डर लग गया कि कहीं सिस्टम काम ना करे। तभी उसका कार्ड सामने आ गया। औरत ने पैसे उसकी तरफ फेंके और उसे वहां से जाने को कहा। बाहर निकलते ही उसे लगा कि शहर का माहौल पहले जैसा हल्का नहीं रहा। गाड़ी चलाने वाले ने उसे बताया कि कुछ इलाके ठीक नहीं है और आसपास गलत जगहें भी हैं। ये सुनकर मिचियो के दिमाग में कई तरह की बातें चलने लगी। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से मकान पर पहुंचा जहाँ स्लेव ट्रेडर रहता था। अंदर घर का मालिक एलन आया। उसने बताया कि 2 दिन पहले शहर के पास एक लेबरिथ मिला है, इसलिए उसके यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं। जब स्लेव की बात हुई तो उन्होंने सुमारा का पत्र दिखाया जिसमें सारी बातें लिखी थी। एलन हैरान था कि मिचियो ने इतने डाकुओं को हरा दिया, लेकिन मिचियो ने कहा कि वो ज्यादा ताकतवर नहीं थे। एलन ने उस आदमी के बदले 30,000 नर्स देने को प्रस्ताव रखा जिसने बैंडाना चुराया था। मिचियो ने गांव वाले का हिस्सा अलग कर दिया और गाड़ी वाला वापस चला गया। अब मिचियो को महसूस हुआ कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। उसे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। तभी एलन फिर आया और बोला कि अगर उसके पास थोड़ा समय हो तो वो अंदर चले। इस बार वो उसे और सजे हुए कमरे में ले गया। एलन ने कहा कि क्योंकि मिचियो एडवेंचर है उसे कुछ स्लेव खरीदने चाहिए। मिचियो इस बात को लेकर उलझन में आ गया। एलन ने समझाया कि उसके यहाँ ऐसे स्लेव मिलते हैं जो अपने मालिक की हर तरह की सेवा करते हैं। तभी एक नौकरानी चाय लेकर आई। मिचियो की नजर उस पर गई और वो घबरा सा गया। एलन ने उसकी तरफ देखकर पूछा कि क्या उसे वो पसंद आई। उसने साफ कहा कि वो उसकी सबसे खास स्लेव है। मिचियो ने पूछा कि क्या कोई स्लेव अपने मालिक के खिलाफ जा सकता है। एलन ने बताया कि अगर मालिक मर जाता तो स्लेव भी मर जाता और अगर वो भागता है तो उसे डाकू माना जाता है। फिर उसने
बताया कि कॉर्सन वुल्फ स्किन है और वो एक बीस्ट वॉरियर भी है जो लेबनिथ में बहुत काम की साबित हो सकती है। उसने ये भी कहा कि इंसान और नॉन ह्यूमन साथ में बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए इस बात की कोई चिंता नहीं रहती। एलन ने उसे यकीन दिलाया कि हिरोक्सन ने खुद इस काम के लिए हाँ कहा है, इसलिए मिचियो चाहे तो अपने पुराने नियम भूल सकता है। मिचियो के अंदर लड़ाई चल रही थी, उसे लग रहा था कि कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसने मौका छोड़ दिया तो कोई और उसे खरीद लेगा। उसने एलन से कीमत पूछी, लेकिन एलन ने कहा कि उसकी कीमत 4 लाख नर्स से भी ज्यादा है। ये सुनकर मिचियो ने मान लिया कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। जब एलन ने उसे बाहर तक छोड़ने आया तो मिचियो की नजर फिर से रॉक्सन पर पड़ी। एलन ने धीरे से कहा कि वो 5 दिन तक इंतजार कर सकता है अगर मिचियो पैसे इंतजाम कर ले। फिर उसने रॉक्सन से कहा कि वो मिचियो को पसंद आई। रॉक्सन ने उसके इंटरेस्ट के लिए धन्यवाद कहा। एलन के जाते ही मिचियो ने ठान लिया कि वो किसी भी तरह पैसे जुटाएगा। वो एक रेस्टोरेंट में गया और अपने सारे पैसे गिने। उसे पता चला कि वो 70,000 नर्स कम है। तब उसे एलन की बात याद आई कि 2 दिन पहले जो नया लेबोरेटरी मिला है वहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं। एडवेंचर डीमन को हराकर सामान बेचते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन एलन ने पहले ही कहा था कि कम समय में बड़ी रकम कमाना मुश्किल है। जल्दी पैसे कमाने का दूसरा तरीका इनाम वाले लोगों को पकड़ना था। अगर वो ज्यादा ध्यान खींचेगा तो खुद निशाना बन सकता है। अब मिचियो ने सोचा कि उसके पास 5 दिन है, इसलिए पहले लेबोरेटरी वाला तरीका आजमाना बेहतर रहेगा। फिर उसे ख्याल आया कि उसकी असली तलवार बहुत खास है, अगर किसी ने उसे देख लिया तो चुराने की कोशिश कर सकता है। इसलिए उसने अपना कैरेक्टर रीसेट किया और असली तलवार छुपा दी। उसके बाद वो मार्केट गया और नई तलवार खरीदने लगा। एक दुकान पर उसे कई तलवारें देखी, उनमें से एक खाली स्किल स्लॉट था, जिसका मतलब था कि बाद में उसमें नई स्किल जोड़ी जा सकती है। जब दुकानदार ने बताया कि सबकी कीमत एक जैसी है तो मिचियो ने वही तलवार चुनी और साथ में कुछ सुरक्षा का सामान भी लिया। तैयार होकर वो जंगल की तरफ चला ताकि लेबोरेटरी का दरवाजा ढूंढ सके। वहां उसने कुछ एडवेंचर्स को एक टेलीपोर्ट दरवाजे से अंदर जाते देखा। उनमें से एक मेज भी था। वो उनके पीछे गया और लेबोरेटरी के दरवाजे तक पहुंचा। अंदर जाने से पहले उसने अपनी तलवार फिर से पहन ली और लेबोरेटरी में दाखिल हो गया। वो पहले फ्लोर तक पहुंचा। वहां रोशनी कम थी लेकिन जगह साफ सुथरी थी। उसने अपना स्टेटस देखा तो पता चला कि अब वो लेवल 1 एक्सप्लोरर बन गया है और उसे नई स्किल मिली है। उसे समझ में आया कि जैसे चप्पल उठाने से उसे थीफ स्टेटस मिला था, वैसे ही लेबोरेटरी में घुसने से वो एक्सप्लोरर बन गया। उसने हीरो स्टेटस को दूसरा जॉब चुना और एक्सप्लोरर को तीसरा। फिर उसने डंजन वॉक स्किल आजमाई। जब वो चला तो उसी कमरे में वापस आ गया था जहाँ पहले थे, लेकिन जब उसने बाहर जाने की कोशिश की तो काम नहीं किया। तब उसे समझ में आया कि स्किल सिर्फ लेबोरेटरी के अंदर ही काम करती है। जब उसने दूसरी जगह जाने की कोशिश की तो उसे मना कर दिया गया। इससे पता चलता है कि ये जगह लिमिटेड है। आगे बढ़ते हुए मिचियो सोच रहा था कि ये सब उतना मजेदार नहीं जितना उसने सोचा था। तभी उसने सामने पेड़ जैसा एक मॉन्स्टर आते देखा। उसने तय किया कि वो अपनी ताकत आजमाएगा। उसने एक ही बार में उसे गिरा दिया। वो हैरान हुआ और सोचने लगा कि शायद उसकी बड़ी तलवार की वजह से ऐसा हुआ। मॉन्स्टर के जाने के बाद एक मोटी सी टहनी जमीन पर रह गई, जिसे उसने बात के लिए रख लिया। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर आ गया। मिचियो को याद आया कि उसके हीरो जॉब में ओवरवॉल्विंग नाम की स्किल भी थी। जैसे ही उसने उसे चालू किया, मॉन्स्टर की चाल धीमी हो गई, लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाला था उसका मन लड़ाई से हटने लगा। उसका दिमाग कहीं और भटकने लगा। तभी मॉन्स्टर ने वार किया पर मिचियो संभल गया और उसे हरा दिया। तब उसे याद आया कि पहले भी डंजन वॉक इस्तेमाल करने के बाद उसका मन ढीला पड़ गया था। उसने समझ लिया कि जब भी वो अपनी एमपी खर्च करता है उसका मूड गिर जाता है। शुक्र था कि उसकी तलवार में एमपी सोखने की ताकत थी, जिससे वो फिर से ठीक हो गया। उसने तय किया कि जब तक उसकी एमपी ज्यादा ना हो जाए वो कम से कम जादू करेगा। शाम को वो गिर गया और टहनी बेच दी। बदले में उसे सिर्फ 273 नर्स मिले। सराय में लौटकर उसने हिसाब लगाया। हर टहने की कीमत सिर्फ 10 नर्स थी। अगर वो 10 घंटे भी मेहनत करे तो मुश्किल से 1000 नर्स मिलेंगे और रॉक्सन के लिए काफी नहीं थे। अगली सुबह वो जल्दी निकल गया, लेकिन अंधेरा इतना था कि उसे रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। उसे याद आया कि उसके बोनस जादू में टेलीपोर्ट भी है। उसने उसे इस्तेमाल किया और सीधे लेबोरेटरी के पहले फ्लोर पर पहुंच गया। पहले तो वो खुश हुआ, लेकिन तुरंत डर भी गया कि वो खतरनाक जगह पर आ गया है। उसने महसूस किया कि फिर से उसका मन नीचे जा रहा है, इसलिए उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली ताकि किसी मॉन्स्टर को हराकर एमपी वापस कर सके। वो लगातार मॉन्स्टर से लड़ता रहा, लेकिन उसे समझ में आया कि उसकी हेल्थ अनंत थी। वो ऐसे लगातार नहीं लड़ सकता। अच्छी बात ये थी कि उसकी सारे जॉब के स्टेटस बढ़ रहे थे, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा और नीचे के लेवल में जाए। तब इसके पीछे दीवार की एक ईंट हिली और एक गुप्त कमरा खुल गया। उसे लगा अंदर खजाना होगा, इसलिए वो जल्दी से अंदर घुसा, लेकिन अंदर कई मॉन्स्टर थे। वो पीछे हटने लगा। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से आ गया। उसने उसे हरा तो दिया, पर दूसरा मॉन्स्टर उसे जोर से मार कर दूर करा देता। मिचियो समझ गया कि अगर ये ऐसे ही वार करता रहा तो वो मर जाएगा। उसने डंजन वॉक से भागने की कोशिश की,
लेकिन इस बार स्किल काम नहीं कर रही थी। अब लालच की वजह से वो फंस चुका था। उसके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि अपनी तलवार की एचपी सोखने वाली ताकत से वो खुद को बचाएगा। उसने ओवरवेलमिंग फिर से चलाया और मॉन्स्टर की चाल धीमी कर दी। वो एक एक करके उन्हें काटता गया, लेकिन उसकी एचपी तेजी से घट रही थी। उसे समझ में आ गया कि अगर यहाँ मरा तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने पूरी ताकत लगा दी। आखिरी में वो सारे मॉन्स्टर हार गए और उनकी पड़ी लकड़ी इकट्ठा कर लेता। गुप्त कमरे से बाहर निकलकर वो अपनी तलवार की ताकत के लिए शुक्र मनाता, क्योंकि वही उसे फिर से लड़ने लायक बना रही थी। जब वो लैब्रिंथ से बाहर निकला तो उसकी हालत खराब थी। बाहर उसने देखा कि किले के गेट पर लोग जमा हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ। एक आदमी ने बताया कि शहर में घूमने वाला एक डाकू मरा हुआ मिला है। नाइट्स के दबाव या दूसरी गैंग की वजह से डाकू ने अपना अड्डा बदल लिया है और अब पास के गांव पर हमला कर रहे हैं। मिचो को तुरंत उन डाकू की याद आई जिन्हें उसने हराया था। उसे लगा कहीं ये उनके बचे हुए साथी बदला लेने तो नहीं आए। फिर उसने सोचा कि शायद वो उन लोगों से बदला लेना चाहते हैं जिन्होंने उन्हें शहर से भगाया था। उसने पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वो डाकू था। लोगों ने बताया कि उसका बायां हाथ काटा गया था ताकि उसका इंटेलिजेंस कार्ड लिया जा सके। ये सुनकर मीचो समझ गया कि कोई इनाम लेने आया था। अब उसे लगा कि लेमनेट से जल्दी पैसा कमाना मुश्किल है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो डाकू का शिकार करके जल्दी पैसा चुकाएगा। वो बैठकर योजना बनाने लगा। इस बार उसे सीधा मुकाबला करना होगा। उसने अपने जॉब सिटिंग देखे। अब उसके पास वॉरियर, स्वॉर्ड्समैन और मर्चेंट भी थे। वॉरियर की स्किल मजबूत थी, लेकिन अपने मिशन के लिए उसने एक्सप्लोरर, हीरो और थीव चुनने बेहतर समझा। अगली सुबह वो शहर में घूमता रहा और शक करने वाले लोगों को पहचानने की कोशिश करता रहा, लेकिन मार्केट में सब नॉर्मल लगे। तब उसने कुछ लोगों को कहते हुए सुना कि जो डाकू मर रहे हैं वो वही है जिन्हें पहले स्लम इलाके से भगाया गया था। उसे गाड़ी वाले की बात याद आई कि शहर में कुछ गंदे इलाके भी हैं। वो एक अंधेरी गली में गया और टेलीपोर्ट इस्तेमाल किया। कुछ ही पल में वो स्लम इलाके में पहुंच गया। वहाँ गंदी बदबू थी और हालात बहुत खराब थी। लोग कमजोर और निराश दिख रहे थे, लेकिन उसे कोई डाकू नजर नहीं आए। बदबू इतनी तेज थी कि उसने तुरंत वापस टेलीपोर्ट करके जान बचाई। सराय लौट कर उसने नहाया और गौर किया कि बार बार टेलीपोर्ट करने से उसका मूड खराब नहीं हो रहा। उसे लगा कि मॉन्स्टर से मिले लेवल बढ़ोतरी की वजह से उसकी हालत बेहतर हुई है। अब उसे भरोसा था कि वो डाकुओं का सामना कर सकता है। रात में उसने सिर ढक लिया और सराय वाले को चाबी देकर वहां से निकल गया। सराय वाले ने उसे एक लालटेन दे दी। बाहर अंधेरा था, लेकिन कम से कम उसके पैरों के पास रोशनी थी। उसने अपनी पहचान वाली स्किल से आसपास के लोगों को जांचा, लेकिन सब नॉर्मल गांव वाले निकले। जब वो लगभग हार मानने वाला था तब उसे लाल बत्ती वाले इलाके की तरफ हलचल दिखी। वहाँ कई अजनबी लोग घूम रहे थे। तब उसने एक ताकतवर आदमी को देखा जो एक औरत से बात कर रहा था। उसने पहचान की और पता चला कि वो डाकू है। आदमी वहाँ से निकला तो मिचियो उसके पीछे पीछे स्लम की तरफ गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि और डाकू भी है। उसे लगा कि यही उनका अड्डा है। वो थोड़ा पास टेलीपोर्ट हुआ और उनकी बात सुनी। उसमें से एक ने उगो का नाम लिया। मिचियो को याद आया कि जिसे डाकू का उसने सिर काटा था उसका नाम उगो था। इसका मतलब ये लोग या तो उसके साथी हैं या उससे जुड़े हुए हैं। अगले दिन उसने देखा कि लाल इलाके की दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं और उसके बाद डाकू बाहर निकलते हैं। उनके अलग अलग समूह और इलाके थे और वो आपस में दूरी बनाए रखते थे। मिचियो ने पिछली रात वाले डाकू को ध्यान से देखा और समझा कि वही उसका इलाका है। अगर वो उसी ग्रुप को निशाना बनाए तो वो बाकी गैंग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। जब वो होटल लौटा तो मालिक ने उनकी मेहनत की तारीफ की और मुफ्त में खाना दिया। बातचीत में होटल वाले ने बताया कि स्लम में डाकुओं की आपसी लड़ाई की अफवाह पूरी सच्चाई नहीं है। असल में पहले एक सीनियर ऑफिसर की लड़ाई हुई थी जो गुठारा, उसे शहर से निकाल दिया गया। लेकिन जो लोग मरे हुए मिल रहे हैं वो वही है जो जीत कर शहर में रह रहे हैं। यानी कोई ऐसा है जो सबको ये दिखाना चाहता है कि ये काम बाहर निकले गए डाकुओं का है। उस रात मीचो बिस्तर पर लेटा रहा और अपने सपनों में खोया रहा। अगली रात उसने थीव बंडाना और अपनी तलवार तैयार की। वो फिर स्लम पहुंचा। इस बार उसने चौकीदार को बंडाना दिखाया और ओगो के बारे में जानकारी के बदले एक गोल्ड कॉइन दिया। आदमी ने बताया कि ओगो मर चुका है। जब मीचू ने और पूछा तो उसने कहा कि बाहर इंतजार करे। जब वो अंदर गया मीचू ने देख लिया कि बाकी लोग कहाँ छुपे हैं। आदमी वापस आया और बोला कि उसका बॉस सो रहा है, इसलिए अंदर बैठकर इंतजार कर सकते हैं। कमरे में पहुंचकर उस आदमी ने मीचू की साधारण तलवार दी और उसे कमजोर समझकर अंदर आने दिया। अंदर उसने बंडाना के असली होने की पुष्टि मांगी। जैसे ही मीचू उसे निकालने लगा डाकू ने अचानक हमला किया। नाकाम रहने पर उसने बताया कि ऊगो असल में अगला नेता बनने वाला था, लेकिन बाकी गुटों ने उसे भगा दिया। फिर उसने कहा कि वो बंडाना छीन कर बेच देगा और मीचियो को भगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तभी मीचियो ने अपनी चाल चली। उसने बंडाना मोमबत्ती पर गिरा दिया। कमरे में अंधेरा हो गया। अंधेरे में उसने तलवार सीधी डाकू के सीने में घोंप दी। फिर उसका हाथ काट कर इंटेलिजेंस कार्ड निकाल लिया। इसके बाद वो चुपचाप उस कमरे में गया जहाँ बाकी साथी थे। उसने एक डाकू का मुंह दबाकर उसका गला काट दिया ताकि आवाज ना हो। फिर उसका हाथ अलग किया। दूसरे का सिर काटते वक्त हल्की आवाज हो गई जिससे एक महिला डाकू जाग गई। मीचू ने सिर भी तुरंत खत्म कर दिया।
आखिरी डाकू ने हथियार उठाकर हमला करना शुरू किया। मिचियो ने तुरंत टेलीपोर्ट से कमरे के बाहर जगह बदल ली और इंतजार करने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला उसने वार किया और उसका हाथ भी काट दिया। बाहर शोर सुनकर उसे लगा कि बाकी लोग सचेत हो गए हैं। वो 3 हाथ लेकर तुरंत लेबनेट में टेलीपोर्ट कर गया। अंदर उसे खुद पर काफी शर्मिंदा महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा शायद ये एचपी कम होने की वजह से है। बाहर आकर उसने इंटेलिजेंस कार्ड निकाले, मगर मारे गए लोगों की तस्वीरें उसके दिमाग में घूमती रहीं। फिर उसने खुद को समझाया कि इस दुनिया के नियम अलग हैं और उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। अपने कमरे में बैठकर वो सोचने लगा कि अगर वो लगातार इनाम लेता रहा तो नाइट्स को शक हो सकता है, लेकिन अगर वो दूसरे शहर जाकर इनाम ले तो ये भी शक पैदा कर सकता है कि वो शहर छोड़कर क्यों गया। निराश होकर मीचू ने सोचा कि बेहतर है वो रॉक्सिन के बारे में सोचते सोचते सो जाए। अगले दिन वो नाइट स्टेशन पर इंतजार करता रहा जब तक वही नाइट नहीं दिखा जिसने उसका पहला इनाम मंजूर किया था। मीचू ने कहा कि उस पर डाकू ने हमला किया था, लेकिन उसने उसे हरा दिया। नाइट ने उसका इंटेलिजेंस कार्ड जांचा और उसे इनाम के लिए सही पाया। अंदर जाकर कार्ड देखे गए और लौटकर बताया गया कि सिर्फ 2 लोगों पर इनाम था। उसे पैसे दे दिए गया। बाहर जाकर उसने सिक्के गिने और खुश हुआ कि अब उसके पास रॉक्सिन को खरीदने लायक रकम है। वो तुरंत एलन के पास गया, पैसे दिए और रॉक्सिन को साथ लेकर बाहर आया। रॉक्सिन ने उसका धन्यवाद किया और कहा कि उसे शक था कि वो लौटेगा या नहीं। मिचियो ने सब ठीक किया। मिचियो ने कहा कि सब ठीक है। एलन ने दोनों के इंटेलिजेंस कार्ड लेकर कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उन्हें मालिक और दासी के रूप में दर्ज कर दिया। फिर उसने मजाक में मिचियो को बधाई दी। दोनों होटल लौटे और मिचियो ने 2 लोगों के लिए कमरा लिया। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि रॉक्सन घबराई हुई है। उसने उससे उसके कान छूने की इजाजत मांगी। रॉक्सन पास बैठ गई। मिचियो खुद को संभालते हुए उसके मुलायम कानों को हल्के से दबाने लगा। कमरे में सिर्फ एक बिस्तर था। मिचियो को लगा शायद इसी वजह से रॉक्सन सहज है। उसने बताया कि उसका देश बहुत दूर है और उसे यहाँ के तौर तरीके सिखाने में रॉक्सन की मदद चाहिए। उसने याद दिलाया कि वो साथ में लेब्रिज जाएंगे। रॉक्सन ने भरोसा दिलाया कि वो लंबे हथियार के साथ अच्छी है। सामान खोलते वक्त मिचियो ने देखा कि रॉक्सन नंगे पांव है। उसने उसे सैंडल दी। पहनते ही सैंडल उसके पैर के आकार की हो गई। रॉक्सन ने बताया कि यहाँ का सामान पहनने वालों के हिसाब से डाला जाता है। बाद में वो मार्केट गए और सुरक्षा का सामान खरीदा। रॉक्सन ने लड़की की ढाल मांगी। दुकान में मिचियो ने ऐसे शील्ड चुने जिनमें खाली स्किल स्लॉट हो। फिर कुछ और सामान लिया। मिचियो ने नया क्लॉक भी खरीदा क्योंकि पुराना खून से खराब हो गया था। उसने रॉक्सन से पसंद चुनने को कहा। उसने 2 विकल्प दिखाए और पूछा कौन सा बेहतर है। मिचियो ने ध्यान से चुना, लेकिन असल में रॉक्सन रंग और काफी अलग चीज मांग रहा था। जब मिचियो ने पूछा कि क्या कुछ और चाहिए तो रॉक्सन झिझकती हुई बोली कि उसे नए अंडरगारमेंट चाहिए क्योंकि उसके पास सिर्फ वही हैं जो उसने पहने हैं। मिचियो ने कहा कि 2 और ले लो। सारा सामान लेकर वो वापस होटल आए। मिचियो ने उसे बैठने को कहा, लेकिन वो जमीन पर बैठने लगी। उसने उसे उठाकर बिस्तर पर बैठाया और कहा कि वो भी यहीं सोएगी। मिचियो के मन में कई ख्याल आने लगे और उसने हल्के से उसकी कमर पकड़ ली। तभी रॉक्सन तुरंत खड़ी हो गई और बोले कि पहले सामान ठीक से जमा कर ले। वो तलवार बाहर निकालती है और उसे अच्छे से देखती है। वो कहती है कि तलवार बुरी नहीं है, पर वो मिचियो को समझाती है कि जिस चीज पर अपनी जान का भरोसा हो उसकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। रॉक्सन उसे बताती है कि वो अपने पुराने कपड़ों को सफाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। वो मिचियो को बाहर जाकर खाना खाने को कहती है ताकि वो अपना काम कर सके, लेकिन मिचियो कहता है कि वो साथ में खाना खाएंगे। रॉक्सन अपने कपड़े उतारने लगती है ताकि वो पुराने कपड़े निकाल सके। मिचियो दूसरी तरफ देखने की कोशिश करता है, पर वो खुद को रोक नहीं पाता और उसे चोरी छिपे देखने लगता है। काम होने के बाद वो मिचियो की तलवार पर ऑलिव ऑयल लगाने लगती है। मिचियो पूछता है कि इसका क्या फायदा है, तो वो कहती है कि इससे काम आसान हो जाएगा और बेहतर फीलिंग आती है। तभी वहाँ होटल का मालिक 2 लोगों के लिए नहाने का गर्म पानी लेकर आता है। मिचियो अपनी खुशी छुपाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है कि अब और कपड़े उतरने वाले हैं। रॉक्सन उसकी पीठ साफ करने लगती है और मिचियो उसे कंफर्टेबल महसूस कराने की बात करता है। जब वो अपना काम पूरा कर लेती है तो मिचियो कहता है कि अब उसकी बारी है। रॉक्सन अपना ऊपर का कपड़ा उतारती है और मिचियो उसका शरीर देखकर हैरान हो जाता है। मिचियो पहले उसकी पीठ साफ करता है, पर फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता और सामने की तरफ से उसे साफ करने लगता है। इसके बाद वो फिर से शरीफ बन जाता है और उसके बाल धोने की बात करता है। जब रॉक्सन मिचियो के बाल धोती है तो उसे देखकर मिचियो पागल सा होने लगता है और वो बातों को आगे बढ़ाना चाहता है। रॉक्सन उसकी आंखों में वो भूख देख लेती है और वो दौड़कर अपना मीट वाले कपड़े पहनने को कहती है। मिचियो सोचता है कि पता नहीं एलन ने उसे क्या क्या सिखाया। वो रॉक्सन को वो कपड़ा और अपने सारे अंडरवियर उतारने को कहता है। रॉक्सन उसकी बात मान लेती है और बेड पर आ जाती है। मिचियो उसे पहली बार किस करता है। वो उसे कहता है कि वो रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले उसे किस किया करे। रॉक्सन मान जाती है और फिर वो दोनों पहली बार साथ में सोते हैं और मजे करते हैं। अगले दिन रॉक्सन मिचियो को किस करके उठाती है। मिचियो उस समय मजे करने की बजाय लाइब्रेरी जाने का फैसला करता है। जब वो तैयार कर रहे होते हैं तो मिचियो पूछता है कि वो अपनी तलवार में स्किल कैसे डाल सकता है। रॉक्सन उसे स्किल क्रिस्टल के बारे में बताती है जो मॉन्स्टर की शक्तियों से बनते हैं। इन क्रिस्टल को लोहार हथियारों में लगा सकते हैं। मिचियो पूछता है कि वो खुद लोहार कैसे बन सकता है।
पर रॉक्सन कहती है कि ये काम सिर्फ वो नहीं कर सकते। मीचियो किसी बाहर के लोहार से काम करवाने की बात करता है, पर रॉक्सन मना कर देती है क्योंकि बाहर बहुत से धोखेबाज लोग हैं। जब रॉक्सन तैयार हो जाती है तो मीचियो उसे लेदर आर्मर देता है, पर वो कपड़ा बहुत ही छोटा होता है और रॉक्सन का शरीर बहुत ज्यादा दिखता है, इसलिए वो कपड़े बदल लेते हैं। मीचियो अपनी पार्टी बनाता है और रॉक्सन को उसमें जोड़ लेता है। वो शहर जाते हैं और मीचियो रॉक्सन को एक गली में ले जाकर अपनी टेलीपोर्टेशन जादू का इस्तेमाल करता है। वो उसे बताता है कि वो जादू से सीधा लेब्रिंथ के पहले फ्लोर पर आ गए हैं। रॉक्सन ने ऐसी किसी चीज के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए मीचू से ये भी बात राज रखने को कहता है। अंदर जाकर रॉक्सन अपनी नाक से सूंघकर बताती है कि मॉन्स्टर किस तरफ है। मीचू पूछता है कि उसे कैसे पता, तो वो कहती है कि उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है। वो मीचू से मैजिक क्रिस्टल मांगती है। मीचू को इस बारे में कुछ नहीं पता था। रॉक्सन समझ जाती है कि क्रिस्टल मॉन्स्टर को हराने के बाद उनकी पावर को जमा करते हैं। मीचू को एहसास होता है कि बिना क्रिस्टल के वो अपना बहुत नुकसान करा रहा था। जब वो उसकी कीमत पूछता है तो रॉक्सन बताती है कि लेब्रिंथ में मिलने वाली ये सबसे कीमती चीज है। मीचू को खुद पर गुस्सा आता है, पर रॉक्सन उसे समझाती है। वो फैसला करते हैं कि बाद में वो गिल्ड से खाली क्रिस्टल खरीद लेंगे। फिर मीचू को वो मॉन्स्टर मिल जाता है जिसे रॉक्सन ने सूंघा था। मीचू एक ही बार में उसे खत्म कर देता है और रॉक्सन बहुत इंप्रेस हो जाती है। वो आगे बढ़ते हैं और मीचू देखता है कि रॉक्सन बहुत खुश है। बाद में वो काफी सारा सामान लेकर होटल लौटते हैं। रॉक्सन बताती है कि उसकी पुरानी पार्टी में कोई उसकी बात नहीं सुनता था और उसे सिर्फ वो पीछे खड़ा रखते थे, पर मीचू अलग है। मीचू उसे अपने पास बैठने को कहता है और उसे प्यार से गले लगा लेता है। मीचू उसके कानों के साथ खेलने लगता है और रॉक्सन कहती है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है। आखिर में मीचू उससे अपने देश के खाने के बारे में पूछता है, पर रॉक्सन को उस बारे में कुछ नहीं पता था। रॉक्सन उसे बताते कि कुछ लोग किनारे पर मछली पकाते हैं, पर मीचू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तभी वो उससे पूछती कि क्या वो अपने देश वापस जाएगा, तो मीचू मना कर देता है और कहता है कि अब वो उसके साथ ही रहेगी। रॉक्सन बताती है कि आमतौर पर लोग उन गुलामों को बेच देते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, पर मीचू उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे अपने पास ही रखेगा। हालांकि वो ये भी कहता है कि वो आगे चलकर अपनी टीम में और भी लोगों को जोड़ेगा। रॉक्सन कहती है कि ये तो होना ही था, पर मीचू के मन में तो और भी कुछ चल रहा था। बाद में गिल्ड जाते हैं और मीचू 2 मैजिक क्रिस्टल खरीदता है। रॉक्सन समझ जाती है कि मॉन्स्टर को हराने पर इनका रंग बदलता है। 10 मॉन्स्टर पर लाल, 100 पर बैंगनी और 10 लाख पर सफेद। ज्यादातर लोग इसे 10,000 होने पर हरे रंग पर भेज देते हैं और मीचू आसानी से सबको हरा देता है। रॉक्सन उसे ऊपर वाले फ्लोर पर चलने को कहती है। मीचू हैरान होता है कि ये जगह नीचे के बजाय ऊपर जा रही है। रॉक्सन बताती है कि ये जगह किसी जिंदा चीज की तरह ऊपर बढ़ती है और मरे हुए मॉन्स्टर को खाती है। मीचू पूछता है कि इसे कैसे खत्म करे, तो रॉक्सन कहती है कि हर फ्लोर के बॉस को हराना होगा। मीचू सोचता है कि उसे एक साथ कई दुश्मनों पर हमला करने वाले जादू चाहिए, पर रॉक्सन को ऐसा कुछ भी नहीं पता था। मीचू पाने के लिए जादुई मंत्रों की प्रैक्टिस करता है, पर कुछ होता नहीं। उसे लगता है कि उसके पास शायद काफी एमपी नहीं है। तभी रॉक्सन बताती है कि उसने 10 मॉन्स्टर मार दिए हैं और उसका क्रिस्टल लाल हो गया, पर रॉक्सन का क्रिस्टल अभी भी काला था, क्योंकि जो आखिरी वार करता है मैजिक पावर सिर्फ उसी को मिलती है। तभी मीचू को अपनी शक्तियों में एक नया ऑप्शन मिलता है जिससे क्रिस्टल जल्दी भरता है। वो उसे चालू कर देता है और कुछ ही देर में उसका क्रिस्टल बैंगनी हो जाता है। रॉक्सन ये देखकर हैरान हो जाती है, पर मीचू से ये बात किसी को ना बताने को कहता है। वो बताते हैं कि पीले क्रिस्टल की कीमत 1 लाख नार्कस तक होती है। मीचू को अभी पैसे की जरूरत नहीं थी, तो वो उस सेटिंग को बंद कर देता है। तभी उसे अपनी टीम की सेटिंग देखने को मौका मिलता है। वो रॉक्सन के लेवल चेक करता है और उसे वो काफी अच्छी लगती है। मीचियो से हीलिंग के जादू के बारे में पूछता है। रॉक्सन बताती है कि इसके लिए मॉन्स्टर को खाली हाथों से हराना होगा। मीचियो से अब से बिना हथियार के लड़ने को कहता है। अब अगला मॉन्स्टर आता है तो मीचियो उसके हमले को रोकता है और रॉक्सन उसे मुक्का मारती है, पर अंत में मीचियो उसे अपनी तलवार से मार देता है। मीचियो चेक करता है तो कुछ बदला नहीं था। उसे समझ में आता है कि सिर्फ खाली हाथ लड़ना काफी नहीं है। वो अपनी तलवार बदलता है ताकि दुश्मन को सिर्फ कमजोर किया जा सके और आखिरी बार खाली हाथ से हो, और उसकी नई तलवार बहुत ज्यादा कमजोर थी। रॉक्सन बीच में आकर हमला करती है और मीचियो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो इतनी अच्छी तरह खुद को बचा रही है। मीचियो खुद जाकर आखिरी वार करता है, पर फिर भी कुछ बदलता नहीं। तभी वो रॉक्सन की सेटिंग्स देखता है और वहाँ मॉक जॉब खुल गया था। वो उसकी तारीफ करता है। अगली लड़ाई में मीचियो अपनी ताकत को सेटिंग्स में जाकर थोड़ा सेट करता है और अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है। कई बार कोशिश करने के बाद वो आखिर में दुश्मन को बिना मारे सिर्फ कमजोर करने में कामयाब हो जाता है। फिर मीचियो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने हथियार उतार देता है और मॉन्स्टर को एक ही बार में मार देता है। अब उसे मोक वाली पावर मिल जाती है जिससे वो अपने जख्म को ठीक कर सकता है। वो रॉक्सन को बताता है कि उसने उसकी जॉब भी मोक सेट कर दी है। रॉक्सन को समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ, पर मीचियो उससे कहता है कि ये बात भी वो किसी को ना बताए। बाद में जब वो होटल लौटते हैं तो रॉक्सन माफी मांगती है कि वो ज्यादा काम नहीं कर पर मीचियो कहता है कि उसने काफी मदद की। नहाते वक्त मीचियो उसके कपड़े उतारने लगता है और रॉक्सन को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो उसकी स्लेव है और ये काम उसे करना चाहिए था, पर मीचियो कहता है कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो दोनों रात को मजे करते हैं। अगले दिन वो
भूल भुलैया के वेटिंग रूम में पहुंचते हैं। रॉक्सन बताती है कि इस दरवाजे के पीछे बॉस है, एक बार में सिर्फ एक ही टीम अंदर जा सकती है, इसलिए अगर कोई और टीम अंदर हो तो दूसरे को बाहर इंतजार करना पड़ता है। रॉक्सन लड़ने के लिए बहुत तैयार थी, पर मीचो सोचता है कि क्या वो बॉस को हराने के लिए काफी ताकतवर है। रॉक्सन उसे भरोसा दिलाती है, वो दरवाजा खुल जाता है। रॉक्सन आगे बढ़ती है और कहती है कि अगर किस्मत अच्छी हुई तो उन्हें वहाँ पिछली किसी टीम का गिरा हुआ सामान भी मिल सकता है। तभी बॉस सामने आता है और रॉक्सन उस पर हमला करती है, पर बॉस को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो मीचो को हमला करने का मौका देती है, पर ये बॉस बाकी मॉन्स्टर की तरह एक बार में नहीं मरता। मीचो अपने स्पेशल पावर और रॉक्सन के हमले को मिलाकर उसे हरा देता है। इसके बाद रॉक्सन को एक और पत्ती मिलती है, जिससे मीचो को हर्बलिस्ट वाली नई जॉब मिल जाती है। रॉक्सन समझ जाती है कि हर्बलिस्ट जड़ी बूटियों से दवा बनते हैं। मीचो उसके लड़ने वाली नई स्किल के बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि उसे मंत्र बोलना नहीं आता, इसलिए वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो कहती है कि मंत्र बोलने में काफी वक्त लगता है और दुश्मन हमला कर सकता है, इसलिए उसके जैसे नए लोगों के लिए मंत्रों पर भरोसा ना करना ही बेहतर है। इसके बाद वो दूसरे फ्लोर पर जाते हैं, जो पहले जैसे ही दिख रहा था। मीचू चाहता था कि उसे भी हर्बलिस्ट वाली जॉब मिले, इसलिए वो वापस पहले फ्लोर पर जाकर बॉस से लड़ने की सोचता है। वो उसे दरवाजे से बाहर निकलता है जहां से आया था, पर वो लेवरेट से ही बाहर निकल जाता है। उसे याद आता है कि रॉक्सन ने वेटिंग रूम के बाहर क्या बताया था और उसे अपनी गलती पर शर्माती है, पर वो बहाना बनाता है कि वो बस कुछ चेक कर रहा था। वो फिर से बॉस रूम में जाते हैं। इस बार बॉस एक जादुई घेरा बनाने लगता है। मीचू उसे रोकने भागता है, पर उसे चोट लगते लगते बचती है। रॉक्सन उसकी मदद करती है और मॉन्स्टर को रोक लेती है। तभी मीचू पीछे से हमला करके उसे मार देता है। मीचू बताता है कि उसकी तलवार का जादू है। फिर मीचू वो पत्ती उठाता है और हर्बलिस्ट बन जाता है, जिससे वो दवा बनाता है। उसे समझ में आता है कि ये जहर से बचने की दवा है। बाद में गिल्ड जाकर जहर की और दवाइयां खरीदते हैं। पैसा देने के बाद मीचू कहता है कि अभी काफी वक्त है, तो वो फिर से भूल भुलैया में जाते हैं। दूसरे फ्लोर पर उन्हें एक कांटे वाला मॉन्स्टर और एक गंदा सा कीड़ा मिलता है। मीचू पेड़ वाले मॉन्स्टर को एक ही बार में मार देता है और रॉक्सन कीड़े से लड़ती है। मीचू पीछे से हमला करके उसे खत्म कर देता है। वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें दो कीड़े मिलते हैं। मीचू उनके देखने से पहले ही उन पर हमला कर देता है। मीचू ने जैसे कैटरपिलर को हराया, रॉक्सन ने उसे जोर से आवाज दी, क्योंकि दूसरा दुश्मन एक जादुई घेरा बना रहा था। मीचू को संभलने में थोड़ी देर हो गई और दुश्मन ने उस पर रेशम के धागे फेंक कर उसे बांध दिया। मीचू ने अपने पैरों से उसे रोका और उस पर हमला करके उसे खत्म कर दिया, जिससे वो धागे भी गायब हो गए। इसके बाद मीचू ने कहा कि आगे से हमें इन पर हमला करना चाहिए। बाद में मीचू और रॉक्सन शहर से गुजर रहे थे। मीचू सोच रहा था कि अगर बहुत सारे दुश्मन एक साथ आ गए तो वो क्या करेंगे। तभी उसे कुछ अजीब लगा और वो रॉक्सन के पास जाकर बोला कि अंधेरे में खड़े उस आदमी को ध्यान से देखो कि वो किसे घूर रहा है। रॉक्सन को समझ में आया कि वो उसी जगह को देख रहा है जहाँ से वो आई थी। मीचू ने चेक किया तो उसे पता चला कि वो आदमी असल में एक डाकू है। वो तुरंत एलन के पास गए, उसे वार्निंग दी कि उसकी कंपनी पर कोई नजर रख रहा है। एलन ने शुक्रिया तो कहा, पर उसने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। तब रॉक्सन ने बताया कि वो आदमी एक डाकू था, लेकिन एलन ने पूछा कि उन्हें कैसे पता, तो मीचू ने कहा कि पैसे जमा करते वक्त उसे कुछ ऐसी चीजें को पता चला। तब एलन ने बताया कि यह हमला असल में मीचू से ही जुड़ा है। मीचू ने जो गुलाम उसे बेचा था उसे किसी ने खरीद लिया, पर वो उसे अभी तक नहीं ले गया। एलन को शक था कि उस गुलाम के पुराने रिश्ते डाकुओं के साथ थे। एलन ने बताया कि वो गुलाम अब उसका नहीं रहा, इसलिए वो कभी भी आ जा सकता है और डाकुओं को अंदर बुला सकता है। एलन ने कहा कि शहर के बीच में डाकुओं का हमला करना मुश्किल है और उसके पास लड़ने वाले गुलाम भी है। मिचो को लगा कि उनका काम खत्म हो गया है और वो जाने लगे, पर रॉक्सन को वहाँ एक औरत की फिक्र हो रही थी जिसने उसकी मदद की थी। रॉक्सन को परेशान देखकर मिचो बैठ गया और एलन को कहा कि वो उसे बॉडीगार्ड की तरह काम पर रख ले। एलन मान गया और उसे 1000 नर्स देने को वादा किया। साथ ही उसने कहा कि मिचो जिन डाकू को हराएगा उनका सामान और कार्ड्स भी मिचो के ही होंगे। एलन उन्हें एक पीछे के रास्ते से अंदर ले आया ताकि बाहर खड़े डाकू उन्हें देख न सके। मिचो रात को भी इसी रास्ते से आने के लिए तैयार हो गया। जब वो बाहर निकले तो रॉक्सन ने अपनी जिद के लिए माफी मांगी। बाद में जब मिचियो रात को वापस जाने की तैयारी करने लगा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि रॉक्सन भी तैयार है। मीचू ने उसे साथ चलने दिया पर उसे दूर रहने को कहा। वो पीछे के रास्ते से एलन की कंपनी पहुंचे। वहां वो एलन और उसके लड़ने वाले गुलामों के साथ मिल गई। एलन ने लाइट बुझा दी और सब डाकू का इंतजार करने लगी। अंधेरे में रॉक्सन ने बताया कि दरवाजा खुल गया है। एलन ने सबको अपनी जगह पर रहने को कहा और खुद लड़ने चला गया। मीचू और रॉक्सन भी अंधेरे में आगे बढ़े। रॉक्सन को किसी के आने की आहट मिली। मीचू ने चेक किया तो पता चला कि वो 3 लेवल का एक डाकू है। वो डाकू डर कर एक कमरे में छुप गया। मीचू ने रॉक्सन को वहीं रुकने को कहा और खुद दबे पांव कमरे की तरफ गए। मीचू एक नया जादू इस्तेमाल करने की सोच रहा था जिससे वो अपनी ताकत दुश्मन को दे सकता है और उसकी कमजोरी खुद ले सकता है। उसने चेक किया कि उस डाकू का लेवल भी उसी के बराबर है, लेकिन मीचू के पास ज्यादा ताकत है। जैसे मीचू ने वो जादू चलाया उसकी बहुत सारी एनर्जी खत्म हो गई और वो जमीन पे गिर पड़ा। उसे समझ भी नहीं आया कि उसने क्या कर दिया।
तभी रॉक्सन दौड़ कर आई और उसका हाल पूछा। मीचू मुश्किल से खड़ा हो पाया। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आई। वो एलन था, जिसने पूछा कि क्या मीचू ठीक है। एलन ने बताया कि एक डाकू बचकर इसी तरफ भागा है। तभी एलन कमरे में हुई हलचल को देखता है और पास जाकर उसे चेक करने लगता है। मीचू थोड़ा घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं एलन को कुछ अजीब ना लगे, लेकिन शुक्र है कि एलन उससे पूछता है कि क्या ये कोई खुद को खत्म करने वाला जादू गोला है। रॉक्सन इसके बारे में पूछती है तो एलन बताता है कि ये एक ऐसी चीज है जो इंसान के चित्त उड़ा देती है और उसे उम्मीद नहीं थी कि डाकू के पास ऐसी कोई चीज होगी। मीचू को चैन मिलता है कि एलन को असलियत पता नहीं चली। वो उठने की कोशिश करता है और अपनी एनर्जी वापस लाने के लिए एक दवाई खाता है। इसके बाद एलन मदद के लिए मीचू को थैंक यू बोलता है और वादे के मुताबिक उनका इनाम दे देता है। फिर मीचू और रॉक्सन वहां से चले जाते हैं। घर जाते समय मीचू फैसला करता है कि उसे जल्द से जल्द भूल भुलैया वाली जगह पर वापस जाना चाहिए। वो एक जादुई दरवाजा खोलता है और वो उसके साथ अंदर चले जाते हैं। अचानक मीचू गिर पड़ता है। उसे एहसास होता है कि जादुई दरवाजा इस्तेमाल करने में उसकी बची कुछ एनर्जी भी खत्म हो गई है। वो खुद को कोसता है कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं सोची। वही रॉक्सन फिक्र के मारे उसकी मदद के लिए दौड़ती है। हालांकि कुछ देर बाद मीजो कुछ मॉन्स्टर को मार गिराता है और पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसके बाद वो अपनी ताकत चेक करता है और उसे लगता है कि उसे जादू शक्ति का इस्तेमाल करके उसने सही फैसला किया था। अब वो एक ऐसा जादूगर बन गया है जो आग, पानी, हवा और मिट्टी के जादू चला सकता है। मीजो रॉक्सन से पूछता है कि जादूगर किस तरह के जादू करते हैं। रॉक्सन बताती है कि वो ऐसे जादू करते हैं जो एक साथ कई दुश्मनों को मार सके, दीवारें खड़ी कर सके या आग के गोले फेंक सके। मीचो ये सुनकर खुश होता है और उसे इस्तेमाल करने के तरीके सोचने लगता है। जैसे ही वो आग के गोले के बारे में सोचता है, उसके सामने एक जादुई घेरा बन जाता है। तरीका समझ आते ही मीचो अपने हाथों से आग का गोला फेंकता है। रॉक्सन हैरान होकर पूछती कि वो ये कैसे कर पा रहा है, लेकिन मीचो उसे इसे राज रखने को कहता है। तब एक मॉन्स्टर सामने आता है और मीचो उसे आग के जादू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन आग लगने के बाद भी मॉन्स्टर हिलता रहता है। मीचो समझ जाता है कि जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा उसकी ताकत भी बढ़ेगी। वो तेजी से आगे बढ़कर अपनी तलवार से मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। मॉन्स्टर के गायब होते ही वो एक लकड़ी की टहनी बच जाती है। मीचो अपनी नई ताकतों को चेक करने में ज्यादा लगा रहता है। वो आग की एक दीवार बनाता है और समझ जाता है कि ये बचाव के लिए है। इसके बाद वो एक साथ कई दुश्मनों पर हमला करने वाला जादू ढूंढने की कोशिश करता है, पर कुछ होता नहीं और उसकी एनर्जी बेकार चली जाती है। उसे लगता है कि शायद आसपास दुश्मन नहीं है, इसलिए जादू काम नहीं कर रहा। तो दूसरी मंजिल पर जाने का फैसला करता है। वहाँ उन्हें दो मॉन्स्टर अपनी तरफ आते दिखते हैं। मीचियो को अपना जादू टेस्ट करने का मौका मिल जाता है। वो आग का तूफान बुलाता है जो एक ही बार में दोनों मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। मीचियो तय करता है कि वो लड़ाई में ज्यादातर जादू का ही इस्तेमाल करेगा ताकि वो रॉक्सन को सुरक्षित रख सके। कुछ देर बाद मीचियो के हमले से एक कैटरपिलर जलकर गायब हो जाता है। मीचियो कहता है कि अगर उसका जादू थोड़ा और ताकतवर होता तो काम आसान हो जाता। तभी रॉक्सन बताती है कि उसने सुना है कि जादूगर अक्सर जादू की छड़ी साथ रखते हैं। मिचो को लगता है कि उसने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। वो कहता है कि बाजार लगने में अभी 4 दिन है और छड़ी मिलने में वक्त लगेगा, लेकिन रॉक्सन कहती है कि उसे कुरातार नाम की जगह जाना चाहिए जहाँ पक्की दुकानें होती हैं। मिचो पूछता है कि वो जगह कहाँ है, तो रॉक्सन समझाती है कि वहाँ एक बहुत ही बड़ी भूल भुलैया है और जादूगरों के लिए बहुत सारी दुकानें भी हैं। मिचो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो बॉस के कमरे में पहुंचते हैं जहाँ एक बड़ा सा कीड़ा उनके सामने आता है। वो कीड़ा हमला करने के लिए जादुई घेरा बनाता है, पर मीचियो आग की दीवार बनाकर उसके हमले को रोक देता है। फिर वो दोनों मिलकर उस कीड़ों को मार देते हैं और मीचियो को वहां से धागे का एक गुच्छा मिलता है। इसके बाद वो तीसरी मंजिल पर जाते हैं। रॉक्सन हवा सूंघकर बताते हैं कि आगे शायद एक कोबाल्ट नाम का कीड़ा है। मीचियो को नहीं पता था कि वो क्या होता है, इसलिए वो उसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड रहता है। तभी अंधेरे से हाथ में चाकू लिए एक छोटा सा मॉन्स्टर बाहर आता है। मीचू को ये देखकर मजा आता है। वो अपना जादुई घेरा शुरू करता है और उस मॉन्स्टर की तरफ आग का गोला फेंक देता है। कुछ ही सेकंड्स में वो कोबाल्ट गायब हो गया। मीचू को बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे लगा था कि 3 लेवल का मॉन्स्टर थोड़ा ज्यादा टिकेगा। मीचू ने देखा कि मॉन्स्टर के मरने के बाद वहाँ नमक बचा है। उसने उसे उठाया। जब उसने उसकी कीमत पूछी तो उसे पता चला कि वो बहुत ही सस्ता है, इसलिए उसने नमक वहीं छोड़ दिया और गुस्से में कई और कोबाल्ट्स को मार गिराया। थोड़ी देर में मीचियो ने अपना बैग चेक किया और कहा कि बैग भर चुका है, इसलिए अब आज के लिए घर चलना चाहिए। रॉक्सन ने उसका लेवल पूछा तो उसने बताया कि वो 20 लेवल का एक्सप्लोरर है। ये सुनकर रॉक्सन दंग रह गई, पर मीचियो ने उसे ये भी बात राज रखने को कहा। बाद में वो गिल्ड गए और दिन भर की कमाई ली। वहाँ उन्होंने एक औरत को चिल्लाते हुए सुना जो शाही शहर जाने के लिए लोगों को बुला रही थी। मीचियो को ताज्जुब हुआ तो रॉक्सन ने समझाया कि वो औरत अपने जादू से उन रास्तों को छोटा कर देती है जिनमें कई दिन लगते हैं और इसके बदले वो पैसे लेती है। मीचियो ने कहा कि उसे कुरातार जाना था, शाही शहर में उसका कोई काम नहीं है।
तब रॉक्सन ने बताया कि दोनों शहर एक दूसरे के पास ही हैं। मीचियो को इसमें दिलचस्पी हुई और उसने जाने की बात कही, लेकिन रॉक्सन ने कहा कि वो उसके लौटने का इंतजार करेगी क्योंकि हर इंसान के अलग पैसे लगते हैं। मीचियो उस औरत के पास गया और सोचा अगर वो अकेले वहां चले जाए तो अगली बार वो अपने जादू से वहां मुफ्त में भी जा पाएंगे। औरत ने एक चांदी का सिक्का मांगा और जादू से रास्ता खोल दिया। मिचियो दूसरे शहर पहुंचा और वहां के गिल्ड की बड़ी बिल्डिंग देखकर हैरान हो गया। उसने उस औरत से उसे कुआतार ले जाने को कहा। वहां पहुंचने के बाद उसने औरत को थैंक यू कहा और दीवार के पीछे से जादू चलाकर वापस कोबाल्ट लौट गया। जब वो वापस पहुंचा तो रॉक्सन ने उसका स्वागत किया, लेकिन मीचो सीधा उसके गले लगकर गिर पड़ा क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी खत्म हो गई थी। उसने रॉक्सन को बताया कि अब वो कभी भी कुआतार जा सकते हैं। कुछ समय बाद वो दोनों कुआतार शहर घूमने निकले। मिचियो वहां की दुकानों को देखने में खो गया था, तो रॉक्सन ने उसे भूल भुलैया का रास्ता दिखाया। वो वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत से लोग अंदर जाने के लिए पैसे दे रहे हैं। तभी रॉक्सन ने उसके कान में धीरे से कहा कि वो बिना पैसे दिए अपने जादू से अंदर जा सकते हैं। मिचियो रॉक्सन की समझदारी देखकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो घर के सामने वाली एक दुकान पर गए। दुकानदार ने पूछा कि क्या उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए। मिचियो ने हथियारों के बारे में पूछा तो दुकानदार ने बताया कि वो सिर्फ लोहे का सामान बेचता है और उसे पास वाली हथियारों की दुकान का रास्ता बता दिया। बाहर आकर मिचियो ने रॉक्सन से पूछा कि क्या वो दुकान घर दिलाने का काम भी करती है। रॉक्सन ने कहा कि उसे कुरातार के मार्केट का अंदाजा नहीं है। जब उसे अलग अलग घरों के किराए के बारे में पता चला तो मिचियो को एहसास हुआ कि होटल में रुककर उसने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं। उसने पूछा कि क्या कोई भी घर किराए पर ले सकता है, तो रॉक्सन ने बताया कि बड़े शहर में ऐसा हो सकता है। उसने धीरे से ये भी कहा कि मिचियो के पास जादू है, इसलिए वो कहीं भी रह सकता है। लेकिन मिचियो अपनी जादुई ताकत सबको नहीं दिखाना चाहता था। वो एक आम एक्सप्लोरर की तरह रहना चाहता था। बाद में हथियारों की दुकान पे आ गए। मिचो ने अपनी शक्ति से वहां रखी जादुई छड़ी को खींच लिया। अपने पैसे बचाने के लिए मिचो ने एक सस्ती और अच्छी छड़ी चुनी, जिसे देखकर रॉक्सन ने अपनी पसंद की तारीफ की। मिचियो को ये देखकर हैरानी हुई। वहां लोहे और लकड़ी हर तरह की छड़ियां थी और उसने लकड़ी वाली छड़ी खरीदी ताकि वो जल्दी घर लौट सके। शहर के किनारे पर उन्हें एक शांत इलाका मिला जो रहने के लिए एकदम सही था। वो वापस दुकानदार के पास गए और मिचू ने पूछा कि क्या वहाँ कोई भी रह सकता है। दुकानदार ने बताया कि रह तो सकते हैं पर उनके पहचान पत्र चेक किए जाएंगे। उसने पूछा कि क्या मिचियो एक एक्सप्लोरर है और उसे कैसा घर चाहिए। मिचियो को इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो उसने खाली घरों के बारे में पूछा। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वो दोनों साथ रहेंगे। मिचियो ने कहा कि अभी तो साथ रहेंगे पर आगे का पता नहीं। ये सुनकर दुकानदार मुस्कुराया और बोला कि तुम सच में एक असली एक्सप्लोरर हो। दुकानदार की बात सुनकर मिचियो सोचने लगा कि क्या उसे पता चल जाए कि रॉक्सन एक गुलाम है। वहीं दुकानदार रॉक्सन को देखकर मिचियो की पसंद की तारीफ करने लगी। जब उसने मिचियो की उसकी पसंद पूछी और मिचियो ने कहा कि उसे कुछ खास नहीं पता, तो दुकानदार ने बताया कि उसके पास भूल भुलैया के पास कुछ फ्लैट्स हैं। मिचियो ने कहा कि उसे पड़ोसियों को परेशान करना पसंद नहीं, इसलिए वो दूर भी रह सकता है। दुकानदार को लगा कि मिचियो कोई एडवेंचर नहीं है, इसलिए उसने एक ऐसा घर दिखाया जिसकी दीवारें खास सीमेंट से बनी थी। रॉक्स ने समझाया कि ऐसी दीवारों के आर पार जादू से आना मुश्किल होता है। मिचियो को लगा कि फिर तो वो अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन दुकानदार ने उसे भरोसा दिलाया कि वो अंदर अपनी पसंद के बदलाव कर सकता है। मिचियो का घर देखने के लिए तैयार हो गया और वो शहर के किनारे पहुंच गए। दुकानदार ने बताया कि वो आंगन का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन मिचियो ने देखा कि वहाँ घास फूस बहुत उगाई थी। दुकानदार ने कहा कि खाली घर में ऐसा ही होता है और उसने वहाँ जड़ी बूटियां उगाने की सलाह दी। रॉक्सन ने कुछ बीज मांगे और दुकानदार ने उसे बीज दे दिए। दुकानदार ने उन्हें खेती के औजार भी बेचने की कोशिश की, जिससे मिचियो को लगा कि वो उसकी जेब खाली करने के चक्कर में है। घर के अंदर जाने पर मिचियो ये देखकर हैरान रह गया कि पिछले रहने वालों ने बाथरूम और टॉयलेट अलग अलग बनवाए थे। जब रॉक्सन और दुकानदार किचन की बातें कर रहे थे तब मिचियो ऊपर की मंजिल देखने चला गया। उसे एक कमरा बहुत पसंद आया जो उसकी एक्सरसाइज के लिए एकदम सही था। उसने वहां अपना जादू चेक किया कि वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा पा रहा है। नीचे आने पर उसने दुकानदार को कहा कि घर उसे पसंद है। दुकानदार ने घर की कीमत 45,000 नर्स बताई और मिचू ने उसे खरीदने का फैसला किया। मिचू ने अपना कार्ड चेक करवाया और कागजों पर साइन करा दिए। बाहर आकर रॉक्सन ने कहा कि अच्छा हुआ हमें डिस्काउंट मिल गया। मिचू ने उसे थैंक यू कहा, पर उसे पता चला कि ये डिस्काउंट उसकी अपनी खास शक्ति की वजह से मिला है। उन्होंने तय किया कि बाकी सामान अगले दिन खरीदेंगे, लेकिन मिचियो को नए घर में बिस्तर की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने फर्नीचर पहले लेने का सोचा। मिचियो अपने नए घर में पहुंचकर नए गद्दों के बारे में बात करने लगा। रॉक्सन ये देखकर दंग थी कि दीवारों के बावजूद मिचियो जादू से अंदर बाहर आ पा रहा था। बाद में मिचियो ने अपनी जादू छड़ी निकाली और इसे इस्तेमाल करने के लिए एक मॉन्स्टर कीड़ा ढूंढ निकाला। उसने आग का गोला फेंका पर कीड़ा एक बार में नहीं मरा। मिचियो ने दोबारा हमला किया और कीड़ा गायब हो गया। वहां सिर्फ धागे का एक गुच्छा बचा। उस रात होटल में मिचियो अपने पुराने दोस्तों की याद करने लगा। रॉक्सन उसके पास आकर बैठ गई और मिचियो ने देखा कि वो अब उसके साथ बहुत घुल मिल गई है।
उस रात वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आए और रॉक्सन को बहुत खुशी महसूस हुई। अगले दिन जब वो वहां से निकलने लगे तो रॉक्सन ने उन पलों को याद किया और कहा कि उसे आगे भी ऐसा करना अच्छा लगेगा। मीचू उसकी बातें सुनकर थोड़ा शर्मा गया और उसके बालों से खेलने लगा। नए घर पहुंचकर मीचू ने नहाने के लिए पानी का इंतजाम किया। फिर वो कुरातार की भूल भुलैया देखने गया जहाँ कुछ लोग नक्शे बेच रहे थे। मीचू ने एक नक्शा खरीदा और अंदर जाने की फीस दी। वहाँ बहुत भीड़ थी, इसलिए वो एक कोने में गया और जादू चलाकर सीधा अपने नए घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने रॉक्सन को बताया कि अब उन्हें भूल भुलैया जाने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रॉक्सन ने उसका स्वागत किया और मीचू उसे अपने पास खींचने लगा। रॉक्सन ने कहा कि वो अभी गंदी है, पर मीचू को इससे फर्क नहीं पड़ता था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उनका फर्नीचर आ गया। मीचू ने डिलीवरी वाले को अंदर नहीं आने दिया ताकि घर का राज बना रहे। फर्नीचर सेट करने के बाद मीचू ने रॉक्सन को अपने पास बुलाया और वो पूरी रात नए बिस्तर पर एक दूसरे के साथ रहे। अगली सुबह जब मीचू की आंखें खुली तो रोज की तरह रॉक्सन उसे किस कर रही थी। मीचू चाहता था कि ये पल हमेशा ऐसे ही रहे, पर उसे एहसास हुआ कि सारा दिन रोमांस करने से घर का खर्चा नहीं चलेगा। उसने रॉक्सन से कहा कि अब उन्हें काम पर चलना चाहिए। वो भूल भुलैया पहुंचे और पहली मंजिल के बॉस वाले कमरे के बाहर अपनी बारी इंतजार करने लगे। अंदर जाते ही उनके सामने एक बहुत ही तगड़ा कोबाल्ट आया जिसके हाथ में कसाई वाला चाकू था। उसकी बॉडी देखकर मीचू थोड़ा डर गया, लेकिन रॉक्सन ने पहले ही उस पर हमला कर दिया। बदले में वो जीव अपना चाकू घुमाने लगा, पर उसकी चाल इतनी धीरे थी कि मीचू को हैरानी हुई। मीचू उसके पास गया और एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। इसके बाद वो दूसरी मंजिल पर पहुंचे। रॉक्सन ने कहा कि यहाँ जादू का इस्तेमाल करना ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ भी आधे से ज्यादा वही कोबाल्ट मॉन्स्टर है। मीचू को इसमें कुछ खास मजा नहीं आया, तो उसने कहा कि आज के लिए इतना काफी है और हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। वो जादू से वापस अपने घर पहुंच गया। रॉक्सन ने मीचू से आराम करने को कहा, पर मीचू तो उसी के साथ वक्त बिताना शख्स था। जब उसने पूछा कि रॉक्सन क्या कर रही है, तो उसने बताया कि वो बीज लेने जा रही है। मीचू भी उसके साथ जाने को तैयार हो गया और बोला कि खाना खाने के बाद हम साथ बैठेंगे। वो शहर की उसी दुकान पर पहुंचे और दुकानदार ने उनका स्वागत किया। वो बीज लेने गई, तब तक मीचियो वहां रखे फावड़े को देखने लगा। उसने रॉक्सन से पूछा कि क्या उन्हें उसकी जरूरत पड़ेगी, तो रॉक्सन ने कहा कि उसे फावड़े की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास पहले से ही एक है। थोड़ी देर में दुकानदार बीज लेकर आई और रॉक्सन को उनके बारे में समझाने लगी। मीचू ने सोचा कि रॉक्सन के कोमल हाथों को खराब नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने एक फावड़ा खरीद लिया। घर लौटकर मीचू ने पूरे आंगन की मिट्टी खोदने की बात कही। रॉक्सन ने मदद करनी चाहिए, तो मीचू ने उसे लकड़ी के कुछ टुकड़े को निकालने को कहा ताकि वो बाड़ बना सके। दोनों काम में जुट गए और देखते ही देखते उनका छोटा सा बगीचा तैयार हो गया। मिचियो अपने काम को देखकर खुश रहा। तभी रॉक्सन कपड़े बदल कर आई और बोले कि वो कपड़े धोना चाहती है। उसने ये भी कहा कि अगर कपड़े धोने के लिए एक बड़ा टब होता तो अच्छा रहता। मिचियो को यह आइडिया पसंद आया और वो लकड़ी का सामान बनाने वाले के पास पहुंचा। उसने कपड़े धोने के लिए एक टब मांगा, लेकिन तभी उसकी नजर एक बड़े बर्तन पर पड़ी। मिचियो ने पूछा कि क्या इससे भी बड़ा कुछ मिल सकता है, तो आदमी ने बताया कि वो ऑर्डर पर बड़े टब और नहाने वाले बाथ टब भी बनाता है। मिचियो ने कहा कि उसे इतना बड़ा टब चाहिए जिसमें वो अपने हाथ फैला सके। जब दुकानदार उससे गहराई के बारे में पूछ रहा था तो मिचू अपने ख्यालों की दुनिया में खो गया। वो सोचने लगा कि बाथटब आने के बाद वो रॉक्सन के साथ वहाँ कैसे मजे करेगा। अपने से सपने को पूरा करने के लिए मिचू ने कीमत पूछी तो पता चला कि इसमें लगभग 2000 नॉट्स लगेंगे। इसके बाद मिचू और उसके साथी रॉक्सन पैसे कमाने के लिए काम पर निकल पड़े ताकि वो बाथटब खरीद सकें। तीसरी मंजिल के बॉस को हराने के बाद उन्हें वहाँ से एक खास कोबाल्ट फूल मिला। मिचू सोचने लगा कि ये क्या चीज है, तो रॉक्सन ने बताया कि ये पिसा हुआ अनाज है जिसका स्वाद शहर में मिलने वाले आटे से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। जब उन्होंने चौथी मंजिल पर जाने का फैसला किया तभी रॉक्सन की पीठ से भूख के मारे आवाज आने लगी। मिचू ने कहा कि अभी लड़ाई छोड़ते हैं और रात का खाना खाते हैं। बाद में मिचू ने खाना तैयार किया और रॉक्सन को चखने के लिए दिया। रॉक्सन ने पूछा कि क्या है ये, तो मिचू ने बताया कि ये व्हाइट क्रीम स्टू है। रॉक्सन ने इसका नाम पहले भी कभी नहीं सुना था। जैसे ही उसने इसे चखा वो हैरान रह गई और बोली कि ये बहुत गाढ़ा और मजेदार है। मिचू उसे खाते हुए देख रहा था और उसके मन में कुछ शरारती ख्याल चल रहे थे। उसने रॉक्सन से कहा कि अगर उसे पसंद आया तो उसके पास और भी है। रॉक्सन ने उस क्रीम के लिए मिचियो को थैंक यू कहा और वादा किया कि वो अगले दिन और भी ज्यादा मेहनत करेगी। मिचियो को लगा कि उसका बात टब बस आने ही वाला है, फिर वो सिर्फ मेहनत ही नहीं कुछ और भी करेगा। अगले दिन वो भूल भुलैया में एक मॉन्स्टर भीड़ के सामने थी। मिचो को एहसास हुआ कि वो खुद को बहादुर सिर्फ इसलिए समझता है क्योंकि रॉक्सन बिना किसी शिकायत के खुशी खुशी लड़ती है। तभी रॉक्सन ने कहा कि ये भीड़ उतनी डरावनी नहीं है जितनी दिखती है और मिचो उस पर हमला करने पड़ा।
लेकिन उस भीड़ ने एक जादू किया जिससे मीचियो अपनी जगह पर जम गया। उसे फिक्र हुई कि कहीं रॉक्सन पर हमला ना हो जाए, पर वो बच निकली। मीचियो को लगा कि उसकी अपनी सुरक्षा से ज्यादा जरूरी रॉक्सन की खुशी है, इसलिए वो दोबारा उस जानवर पर झपटा जो बस रॉक्सन की तरफ बढ़ रहा था। मीचियो ने रॉक्सन के घाव ठीक किए और भीड़ पर ताकतवर वार किया। रॉक्सन भी उसके पास मिल गई और मीचियो ने आखिरी वार करके उसे खत्म कर दिया। जब सब ठीक हो गया तो मीचियो ने पूछा कि उसे क्या हुआ था। रॉक्सन ने बताया कि वो कुछ देर के लिए सो गई थी। मीचियो समझ गया कि वो भीड़ अपनी आवाज से लोगों को सुला देती है। उसने अपनी गलती मानी और रॉक्सन से माफी मांगी। उसने कहा कि वो रॉक्सन को खोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उसने कहा कि आज के लिए इतना काफी है क्योंकि उनका ऑर्डर आने वाला है। घर पहुंचते ही एक गाड़ी उनके आंगन में आ गई। गाड़ी पर लदे बाथटब का साइज बहुत बड़ा था। डिलीवरी वाला आदमी टब छोड़कर चला गया और मीचू ने उसे अंदर रखवाया। रॉक्सन ने पूछा किसका क्या करना है, तो मीचू ने बताया कि ये नहाने के लिए है। उसने रॉक्सन से पानी के घड़े मंगवाए। मीचू ने अपने जादू से घड़े भरे और आग के गोले से पानी गर्म किया। ये काम करते करते रात हो गई। जब टब भर गया तो मीचू ने रॉक्सन से कहा कि वो इसमें अकेले नहीं जाएगा क्योंकि उसने पानी 2 लोगों के लिए गर्म किया है। रॉक्सन बहुत खुश हुई और उसके साथ टब में आ गई। मीचू ने उसे अपना बनाया हुआ साबुन दिखाया और कहा कि वो इसे इस्तेमाल करना चाहता है। उसने रॉक्सन को तौलिया हटाने को कहा। रॉक्सन पहले थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन मीचू ने कहा कि उसने साबुन बनाया ही उसे नहलाने के लिए है। रॉक्सन मान गई और मीचू ने अपना पुराना सपना पूरा किया। बाद में रॉक्सन ने मीचू को गले लगा लिया और वो दोनों एक दूसरे में खो गए। उस रात मीचू ने सोचा कि वो रॉक्सन को बार बार खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए उसे अपनी टीम में और लड़ने वाले लोग चाहिए। अगले दिन 7वीं मंजिल पर मीचू ने जादू से एक खरगोश को ढेर लगा दिया। रॉक्सन ने उसकी तारीफ की और बताया कि वो खरगोश की खाल जमा कर सकते हैं और उस खाल को बेचने शहर गए। रॉक्सन ने समझाया कि गिल्ड में इसके कम पैसे मिलेंगे, पर कपड़े की दुकान वाले इसे महंगे दाम पर खरीदेंगे क्योंकि अमीर औरतें खरगोश की खाल से बने कोट बहुत पसंद करती हैं। इसके बाद मीचू एक कोने में खड़ा होकर रॉक्सन का इंतजार करने लगा। रॉक्सन आई और उसने बताया कि दुकान वाले उनकी खाल तभी खरीदेंगे जब उनके पास कम से कम 100 खाले होंगी। वो वापस भूल भुलैया चले गए और रॉक्सन ने एक और खरगोश को ढूंढ निकाला। मीचू ने अपनी जादुई खाल निकाली और अपनी दया को किनारे रखकर उस प्यारे से खरगोश को आग के जादू से ढेर कर दिया। फिर रॉक्सन ने हवा सूंघी और मीचू को अगले शिकार की तरफ ले गई। कुछ देर बाद वो 7वीं मंजिल के बॉस वाले कमरे में पहुंचे और दरवाजा खोला। वो अंदर गए तो उनके सामने एक बहुत तेज खरगोश आया। मीचू अभी उसे प्यार कह रहा था कि वो बिजली की रफ्तार से हमला करने लगा। जब वो रॉक्सन पर झपटा तो रॉक्सन ने अपनी ढाल से उसे रोका और दूर फेंक दिया, जिसे देखकर मीचू हैरान रह गया। फिर उस खरगोश ने मीचू की तरफ हमला किया, पर मीचू ने उसे अपनी ताकत से धीमा कर दिया और तलवार से काट दिया। वहाँ खरगोश का मांस बचा था। मीचू ने कहा कि वो उसे दोपहर के खाने में खा सकते हैं। रॉक्सन ने सलाह दी कि उसका खास रोस्ट बनाकर खाएं। थोड़ी देर बाद मीचू के घर पर रॉक्सन ने उसे खाना बनाना सिखाया। जब रोस्ट तैयार हो गया तो मीचू ने पहला निवाला खाया। स्वाद इतना लाजवाब था कि उसने तय किया कि खाली जमा करने के साथ साथ वो अब खरगोश का मांस भी इकट्ठा करेंगे। वो फिर भूल भुलैया गए और कई खरगोशों को मारा। तभी रॉक्सन ने बताया कि बॉस का कमरा आगे ही है। वेटिंग रूम में उन्हें एक आदमी अकेला बैठा मिला। उस आदमी से बात करके पता चला कि वो अपनी टीम के लिए साथी जुटाने के वास्ते पैसे जमा कर रहा है। मीचू को लगा कि आदमी बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो खुद पहले था। उस आदमी ने बताया कि वो 2 साल से इस मंजिल पर लड़ रहा है और अब उसका लेवल बढ़ गया है, इसलिए वो अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। मीचू ने उसे गुड लक कहा और वो आदमी अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला और मीचू रॉक्सन अंदर गए तो देखा कि बॉस पहले से ही वहां मौजूद था। मीचू को लगा कि शायद कुछ खास होने वाला है, पर जब खरगोश उस पर कूदा तो उसने पहले की तरह उसे धीमा कर दिया और खत्म कर दिया। मीचू को लगा कुछ तो अजीब है। उसने आसपास देखा तो उसे जमीन पर कुछ सामान और एक चमकती हुई चीज मिली। रॉक्सन ने बताया कि ये जरूर उसी आदमी का सामान होगा जो उनसे पहले अंदर गया था, क्योंकि जब वो आए थे तो बॉस पहले से भी वहीं खड़ा था। मीचू ने एक काला जादुई क्रिस्टल उठाया और उसे अपने क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया। मीचू को उस अकेले लड़ने वाले आदमी की बात याद आई और ये सोचने लगा कि अच्छे लोग इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं। उस रात घर पर मीचू बहुत दुखी था। वो रॉक्सन के करीब आया ताकि अपना गम भुला सके। उस दिन मिले एक्सप्लोरर की मौत का उसे बहुत दुख था और उसे डर लग रहा था कि कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं। वो बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा कि वो इस बात को भूल क्यों नहीं पा रहा। तभी रॉक्सन ने पूछा कि क्या उसे नींद नहीं आ रही। मीचू ने कहा कि उसे नींद आ जाएगी, लेकिन रॉक्सन ने उसे सहारा दिया और अपनी बाहों में लेकर उसे शांत करने की कोशिश की। अगले दिन वो फिर भूल भुलैया गए और कुछ नए मॉन्स्टर का सामना किया। मीचू ने ठान लिया कि वो उस मरे हुए आदमी की तरह कमजोर नहीं बनेगा और उसने सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। उसने एक खरगोश को मारा और उसकी खाल उठा ली। जब उसने अपने बैग चेक किया तो उनके पास 300 खाले हो गई थी। वो शाही शहर जाने के लिए तैयार हो गए। दुकान पर पहुंचकर मीचू ने बताया कि उसने 300 खाल बेची हैं। दुकानदार ने कहा कि इतनी खाले चेक करने में वक्त लगेगा, तो मीचू ने कहा कि वो वही दुकान में
में इंतजार करेंगे। दुकानदार उन्हें सामान देखने के लिए एक कमरे में ले गया। वहाँ उन्होंने रेशम के बने कपड़े देखे। मिचू सोचने लगा कि रोक्सन इन कपड़ों में कैसी लगेगी। दुकान की एक औरत ने बताया कि अमीर औरतें इसे सोते समय पहनती हैं। मिचू ने रोक्सन से उसकी पसंद पूछी, पर रोक्सन खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पाई। मिचू ने उसकी कीमत पूछी और 2 कपड़े लेने का फैसला किया। तब रोक्सन ने अपनी आवाज ढूंढते हुए पूछा कि क्या वो सच में ये कपड़े ले रहे हैं। मिचू ने जवाब दिया कि ये कल वाली बात के लिए उसका शुक्रिया कहने का तरीका है। रोक्सन उसे थैंक यू बोला और उन्होंने कपड़ों के रंग चुने। तभी दुकान का आदमी आया और इंतजार करने के लिए उन्हें शुक्रिया कहा। उसने खालियों के पैसे दिए और ज्यादा गिनती होने की वजह से थोड़ा बोनस भी दिया। बाद में घर पर रोक्सन ने उन कपड़ों के लिए मीचू को फिर से थैंक यू कहा और बोली कि जब वो करीब होंगे तब वो इन्हें पहनेगी। मीचू ने कहा कि इसके लिए पहले मैं नहा लेना चाहिए, लेकिन तब भरते समय मीचू को एहसास हुआ कि इसमें बहुत मेहनत लगती है और उसका सारा जादू खत्म हो गया है। उसने रॉक्सन के साथ चलने को कहा क्योंकि उसे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए फिर से भूल भुलैया जाना है। कुछ देर बाद वो 7वीं मंजिल पर पहुंचे जहां उनका सामना 3 मॉन्स्टर से हुआ। रॉक्सन तेजी से आगे बढ़ी और 2 को ढेर कर दिया, लेकिन एक मॉन्स्टर बचकर मीचू की तरफ चिपटा जो इस वक्त उनने कपड़ों के ख्यालों में खोया हुआ था। ताकत कम होने के बावजूद मीचू ने उसे मार गिराया, पर वो खुद जमीन पर गिर पड़ा। रॉक्सन उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन मीचू ने खुद को कोसते हुए कहा कि ये बस एक मामूली खरोच है। बाद में जब वो दोनों बाथटब में आराम कर रहे थे, मीचू ने देखा कि उसकी उंगली सूजी हुई है। रॉक्सन ने फिक्र जताते हुए उसे चेक किया। मीचू ने मजाक में कहा कि अगर वो इसे अपने मुंह में लेगी तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। रॉक्सन ने वैसा ही किया और मीचू को बहुत आराम मिला। मीचू को ये इतना अच्छा लगा कि उसने शरारत करते हुए कहा कि उसे कहीं और भी चोट लगी। इसके बाद रॉक्सन कमरे में अपनी नई नाइट पहनकर आई। उसे उस अवतार में देखकर मीचियो को दिमाग घूम गया। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मीचियो ने उसे गोल घूमने को कहा और ये देखकर दंग रह गया कि उसने अंदर भी कुछ नहीं पहना था। मीचियो ने उसे अपनी तरफ खींचा और वो दोनों पूरी रात एक दूसरे में खोए रहे। अगले दिन मीचू ने जादू से 3 खरगोश को मारने की कोशिश की, पर जादू काम नहीं आया। उसे अपनी तलवार का इस्तेमाल करना पड़ा। उन 3 खरगोश से लड़ने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मीचू को एहसास हुआ कि 8वीं मंजिल पर दुश्मन और भी ताकतवर होंगे, इसलिए उन्हें अपनी टीम में और लोगों की जरूरत है। तभी रॉक्सन को वहाँ एक खास जादुई पत्थर मिला। घर पर मीचू ने उस पत्थर को देखा और सोचा कि इसका इस्तेमाल किसी नई ताकत वाली चीज बनाने में किया जा सकता है, पर वो सोच रहा था कि इसे बनाने के लिए वो किसी बोने को कहाँ से लाएगा। तभी रॉक्सन खाना लेकर आई। मीचू ने मदद ना कर पाने के लिए माफी मांगी, पर रॉक्सन ने कहा कि खाना बनाना और सफाई करना उसका काम है। खाने के बाद मीचू ने वो पत्थर रॉक्सन को दिखाया। रॉक्सन हैरान रह गई क्योंकि उसका रंग हरे रंग से पीला हो गया था। मीचू ने बताया कि शायद वो पत्थरों को मिलने की वजह से हो रहा है। उसे पता चला कि पीले पत्थर की कीमत बहुत ज्यादा है और उसे बेचकर उनके पास काफी पैसे आ जाएंगे। मीचू ने तय किया कि वो एलन के पास जाएंगे। उसने रॉक्सन से कहा कि वो अपनी वसीयत लिखना चाहता। उसने समझाया कि भूल भुलैया में अभी भी जान जा सकती है, इसलिए वो चाहता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो रॉक्सन आजाद हो जाए। ये सुनकर रॉक्सन घुटनों पर बैठ गई और रोने लगी। उसने कहा कि वो मीचू की रक्षा करेगी और अगर उसके मालिक को कुछ हो गया तो वो शर्मिंदगी के साथ जी नहीं पाएगी। मीचू ने कहा कि वो बीमार भी तो पड़ सकता है, पर रॉक्सन ने जिद की कि वो उसे ठीक करने का रास्ता ढूंढ लेगी। रॉक्सन की वफादारी देखकर मीचू का दिल भर आया। उसने अपना इरादा बदल लिया और पूछा कि वो उसे बचाने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही है। रॉक्सन ने कहा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और वो उनके साथ बहुत खुश रहती है। मीचू ने फिर ऐलान किया कि वो अपनी टीम में नए साथी जोड़ेंगे क्योंकि 8वीं मंजिल में मॉन्स्टर अब 4-4 की टोली में हमला करते हैं। मीचू ने सोचा कि अगर वो अपनी जादू शक्तियों पर ध्यान देना चाहता है तो उसे सामने रहकर लड़ने के लिए एक और लड़की की जरूरत पड़ेगी। ये सोचते ही उसके मन में कुछ शरारती ख्याल आने लगे और वो काफी एक्साइटेड हो गया। तभी रॉक्सन ने उसके ख्यालों को तोड़ते हुए कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसके बाद वो दोनों एलन की हवेली पहुंचे। मीचू ने रॉक्सन से बैठने को ताकि वो वहाँ बिकने वाले सामान जैसे न लगे। तभी एलन वहाँ आया और मीचू ने अचानक आने के लिए उससे माफी मांगी। एलन ने कहा कि इसमें कोई बात नहीं है और पूछा कि वो उनके लिए क्या कर सकता है। मीचू ने बताया कि वो अपनी टीम में एक और साथी जोड़ना चाहता है कि क्या उसे कोई लोहार गुलाम मिल सकता है। एलन ने जवाब दिया कि ये काफी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। उसने बताया कि बोने अक्सर लोहार के रूप में गुलाम नहीं बनते और अगर कोई हो भी तो उसकी कीमत किसी बहुत महंगी घड़ी जितनी होती है। मीचू ने फिर ऐसे बोने के बारे में पूछा जो लोहार ना हो। एलन ने समझाया कि एक बोना टीम के लिए बहुत अच्छा साथी बन सकता है। एलन ने बताया कि उसके पास सिर्फ एक ही बोनी लड़की है और उसका स्वभाव लड़ाई झगड़े वाला नहीं है। जब मीचू को पता चला कि वो एक लड़की है तो वो सोचने लगा कि उसका स्वभाव किस चीज के लिए सही होगा। उसने रॉक्सन की राय मांगी तो रॉक्सन ने कहा कि पहले हमें उस बोनी से मिलना चाहिए। एलन उसे लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद एक औरत आई और उसने बताया कि वो तैयार है।
उसे देखकर रॉक्सन खुशी से चमक उठी। मीचू समझ गया कि ये वही औरत है जिसने रॉक्सन का बहुत ख्याल रखा था। तभी वहाँ शैमी नाम की एक और बौनी लड़की आई। मीचू ने उसे देखा और उसे लगा कि वो रॉक्सन की उम्र की ही होगी। उसे देखते हुए मीचू सोचने लगा कि क्या भूल भुलैया के दबाव और उसके कमरे के माहौल को झेल पाएगी। शेरी ने झुककर सलाम किया और बताया कि वो 10 लेवल की एक्सप्लोरर है। मीचू को लगा कि उसे भूल भुलैया ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शेरे ने बताया कि वो लोहार बनने में फेल हो गई थी। मीचू ने उसका इंटरव्यू लेने की बात कही और एलन मान गया। मीचू ने पूछा कि वो फेल कैसे हुई, तो शेरे ने बताया कि सिर्फ 10 लेवल वाले एक्सप्लोरर ही लोहार बन सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। मीचू ने पूछा कि लोहार कैसे बनना, कि लोहार कैसे चुना जाता है, तो शेरे ने कहा कि ये भूल भुलैया में आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। मीचू को लगा कि शायद वो लड़ाई में काम नहीं आएगी, पर उसे याद आया कि कैसे उसने खुद कई अलग अलग काम सीखे थे। उसने शेरे से पूछा कि क्या फेल होने के बाद फ्यूचर में फिर से लोहार बना जा सकता है। शेरे ने कोई पक्का जवाब नहीं दिया, तो मीचू को लगा कि इसकी कुछ और शर्तें होंगी जिन्हें पूरा करने पर वो लोहार बन सकती है। उसे लगा कि शेरे को छोड़ना बेकार होगा और वो उसे अपनी टीम का दूसरा साथी बनाने के लिए तैयार हो गया। शेरे ने भी मीचू से गुजारिश की कि वो उसे एक मौका दे। इसके बाद एलन उसे वापस ले गया और मीचू और रॉक्सन अकेले में बात करने लगे कि शेरे इतने ज्यादा बेताब क्यों है। रॉक्सन ने समझाया कि शायद उसे एक अच्छी डील लग रही है। मीचू ने रॉक्सन से पूछा कि क्या उसे शेरे में कोई दम लगता है, कि वो बोने के बारे में ज्यादा नहीं जानती, पर शेरे मेहनत करके अपनी कमी पूरी कर सकती है। मीचियो को तसल्ली हुई कि रॉक्सन उसके फैसले से खुश है, लेकिन तभी रॉक्सन ने एक अजीब बात कही कि शीरे ज्यादा वक्त तक काम नहीं कर पाएगी। मीचू ने जब मतलब पूछा तो रॉक्सन ने बताया कि उम्र के साथ बोने के कान पतले होने लगते हैं और शीरे के कान काफी पतले हैं। जब एलन कमरे में वापस गया तो उस औरत ने रॉक्सन को इशारा किया और वो दोनों बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ एलन और मीचियो थे। एलन ने पूछा कि उसे शीरे कैसी लगी, तो मीचू ने कहा कि उसकी कीमत पर निर्भर करता है। एलन ने मीचू के अंदाज को समझते हुए कहा कि शीरे भले ही हुनर में थोड़ी कम हो, पर वो बिस्तर के मामले में मीचू को बहुत खुश रखेगी। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि एलन बिस्तर बनाने की बात कर रहा है, तो गलत मत समझना। क्या मतलब गलत मतलब ही सही है। मीचू समझ गया कि एलन ने रॉक्सन को बाहर क्यों बेचा था। दोनों के बीच कीमत को लेकर काफी बहस हुई और मीचू ने दाम कम करवा लिया। मीचू ने उसके लिए भी रॉक्सन जैसी ड्रेस मांगी और एलन मान गया। जब मीचू ने ऐलान किया कि वो शीरो को खरीद रहा है तो रॉक्सन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मीचू को लगा कि पता नहीं वो सच में खुश है या नहीं, यह सिर्फ उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। थोड़ी देर बाद एलन ने शीरो को मीचू के सामने खड़ा किया और उसने शुक्रिया अदा किया। मीचू शीरो के बालों को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या वो बाकी जगहों पर भी ऐसी होगी। तभी रॉक्सन ने खुद को नंबर 1 गुलाम बताकर मीचू को चौंका दिया। शीरो को लगा कि रॉक्सन मीचू की पत्नी है, पर रॉक्सन ने साफ मना कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद एलन ने मीचू को 10 दिन बाद ड्रेस लेने आने को कहा। मीचू ने शीरो को अपनी टीम में शामिल किया और उसकी हालत चेक की। उसने सोचा कि वो शीरो से अलग अलग काम करवा कर देखेगा ताकि उसकी लोहार बनने की ताकत जाग सके। मीचू ने बताया कि वो अब कुरातार वाले घर जा रहे हैं। शीरे हैरान थी कि उनकी टीम में कोई एडवेंचर नहीं है, तो वो वहाँ कैसे पहुंचेंगे। मीचू ने उसे बताया कि उसने उसे वहाँ सीधा पहुंचा दिया है। शीरे डर गई और पूछने लगी क्या वो कोई भगवान है जो एक साथ इतने काम कर सकता है। मीचू ने मजाक में कहा कि वो उसे वैसे ही समझे। जब मीचू ने हथियार की बात की तो शीरे ने भारी हथौड़ा मांगा। रॉक्सन ने कहा कि वो दोनों आके रह कर लड़ेंगी और मीचू पीछे से जादू चलाएगा। शीरे ये सुनकर फिर हैरान रह गई कि मीचू जादू भी कर सकता है। बाजार में शीरे ने एक सस्ता हथौड़ा चुना जिसमें जादुई शक्ति डालने की जगह थी। घर लौटकर मीचू ने रॉक्सन को नए जूते दिए और पुराने जूते शीरे को दे दिए। मीचू ने शीरे के कवच के बारे में पूछा तो शीरे ने अपने शरीर के साइज के हिसाब से लोहे के कवच की बात की। रॉक्सन ने उसे हंसते हुए कहा कि भूल भुलैया में इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। खाना बनाने के बाद मीचू ने कहा कि अब वो भूल भुलैया चलेंगे और शीरे से पूछा कि क्या वो साथ चलना चाहती है। शीरे जल्दी जल्दी अपनी ड्रेस पहन लेती है और मीचू उसके हथौड़े को चेक करते हुए पूछता है कि क्या उसे खाली स्लॉट्स के बारे में पता है। शीरे उसे समझाती है कि किसी ने हथियारों में खाली स्लॉट की थ्योरी दी थी और कहा कि जब तक सामान खाली ना हो उनमें स्किल क्रिस्टल नहीं जोड़े जा सकते। जब मीचू पूछता है कि क्या ये सच साबित हुआ तो शीरे कहती है कि अगर क्रिस्टल स्लॉट्स होते भी हैं तो उन्हें कोई देख नहीं सकता। ये सुनकर मीचू मुस्कुराने लगा क्योंकि उसे पता था कि वो अकेला है जो उन्हें देख सकता है। इस बारे में थोड़ी और बात करने के बाद मीचू कहता है कि उसे हैरानी है कि शीरे को ये सब पता है, जिस पर शीरे बताती है कि उसने एक बार किसी एक्सपर्ट से इस बारे में पूछा था। इसके बाद मीचू उससे एडवेंचर की चौक के बारे में पूछता है तो शीरे बताती है कि ये एक पुरानी कहानी जैसी चौक है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा और शायद इसका कोई वजूद नहीं है। इसके बाद वो भूल भुलैया
पहुंचते हैं और रॉक्सन हवा सूंघकर खतरे का अंदाजा लगाती है, जबकि मीचियो अपनी नई टीम मेंबर के सामने अपनी ताकत दिखाने की तैयारी करता है। तभी रॉक्सन को सामने एक मॉन्स्टर भीड़ दिखती है और वो उसकी तरफ दौड़ता है। अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में मीचियो उन जानवरों को एक ही बार में खत्म कर देता है और शेर जैसा मीचियो ने सोचा था वैसे ही दंग रह जाती है। लेकिन मीचियो को थोड़ी निराशा होती है जब शेर उससे पूछने की बजाय रॉक्सन की तरफ देखती है और पूछती है कि उसने ये सब कैसे किया। इसके बाद मीचियो को लगता है कि उसकी जादुई ताकत वापस आ गई है और वो घर चलने के लिए बात कहता है। जब वो जादू से सबको घर पहुंचाता है तो शीरे पूछती है कि क्या मीचियो भूल भुलैया के बाहर भी कहीं जा सकता है और साथ ही उसका लेवल पूछती है। मीचियो बताता है कि उसका लेवल 33 है, जिसे सुनकर रॉक्सन चौंक जाती है क्योंकि उसे लगा था कि लेवल सिर्फ 20 है। मीचियो बताता है कि उसका लेवल बढ़ गया है, जिस पर शीरो पूछती है कि क्या यही उसकी तलवार की वजह से। मीचियो उसके सिर पर हाथ फेराता है और कहता है कि उसने सही पहचाना, पर वो ये बात राज ही रखे। बाद में मीचियो शीरे के खाने की खुशबू की तारीफ करता है और उसके साथ बैठने को कहता है। शीरे थोड़ा हिचकिचाती है पर रॉक्सन समझ जाती है कि उनके मास्टर को सबके साथ बैठकर खाना ही पसंद है। मीचियो खाना परोसना शुरू करता है और पहले खुद को देता है। जब वो शीरे को देने लगता है क्योंकि खाना उसने बनाया था, तो वो देखता है कि रॉक्सन उसे तिरछी नजरों से देख रही है, इसलिए वो पहले रॉक्सन को परोसता है। रॉक्सन मुस्कुराकर शुक्रिया कहती है और फिर वो शीरे को खाना देता है और सब मजे से खाते हैं। तभी शीरे पूछती है कि मीचियो को खाना बनाने और नहाने की तैयारी के बीच भूल भुलैया क्यों गया था। मीचियो बताता है कि वो अपनी जादुई पावर वापस पाने के लिए भाग गया था क्योंकि उसकी तलवार में दुश्मनों की पावर खींचने का हुनर है। मीचियो कहता है कि अलग अलग जातियों के पास अपने खास हुनर होते हैं, जैसे बोनो के पास लोहार बनने का, तो क्या इंसानों के पास भी कोई खास काम है। शीरे मजाक में कहती है कि इंसान तो सिर्फ बिस्तर पर रोमांस करने और खुशियां मनाने में ही सबसे अच्छे होते हैं। इसके बाद मीचियो नहाने की तैयारी करता है और उन दोनों को भी साथ आने को कहता है। बाथरूम में जाते समय मीचियो बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि वो पहली बार उन दोनों के साथ मस्ती करने वाला था। वो उन दोनों की बातें सुनता है और उसे थोड़ा बुरा लगता है कि उसे बातों में शामिल नहीं किया जा रहा है, पर जैसे ही वो दोनों अंदर जाती हैं उसका दिमाग घूम जाता है। वो शीरो को देख ही रहा होता है कि रॉक्सन उसके सामने आ जाती है। मीचियो उन दोनों के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताता है और उन्हें नहलाते हुए उसे लगता है कि वो हर आदमी का सपना जी रहा है, मेरा भी। उस रात मीचियो शेरी को भी बिस्तर पर बुलाता है और कहता है कि उसे सोने से पहले और जागने के बाद हमेशा उसे किस करना होगा। वो शेरी के पास जाना चाहता था पर उसे एहसास होता है कि उसे रॉक्सन को पहले मौका देना चाहिए था। वो रॉक्सन से कहता है कि वो उसे आखिर में सबसे ज्यादा वक्त देगा क्योंकि वो हर रात साथ होते हैं। फिर रॉक्सन और मीचियो करीब आते हैं और शेरी ये सब देखकर थोड़ा घबरा जाती है। रॉक्सन सो जाने के बाद मीचियो शेरी को बुलाता है और उसके साथ बहुत प्यार से वक्त बिताता है। अगले दिन जब मीचियो अपनी ताकत चेक करता है तो उसे एहसास होता है कि वो अब इस काम में उस्ताद हो चुका है। उसे शेरी की बात याद आती है कि इंसान बिस्तर के मामले में मॉन्स्टर होते हैं। वो बहुत खुश होता है और उन दोनों से कहता है कि वो अब और भी ज्यादा गुलाम लायक और अपनी एक बड़ी टीम बनाएगा जहाँ सब मजे से रहेंगे। तो कहानी यहीं पर खत्म होती है, पर पता नहीं क्यों इस कहानी के आखिर में मुझे काफी बुरा लग रहा है। ये साला कैरेक्टर ऐसा है, मेरी लाइफ इस कैरेक्टर जैसी क्यों नहीं है। पर खुशी इस बात की है कि ये रियल नहीं है, एनीमे ही है। ट्राई करूंगा अगली बार से इस टाइप जी जलाने वाले स्टोरी ना लाऊं।